craters in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. रिसेंटली अभी अंटार्कटिका में एक जायंट ओजोन होल देखा गया है। साइंटिस्ट ने ओजोन की स्टडी की और ओजोन की स्टडी करने के बाद में ये पाया कि अंटार्कटिका में एक बहुत ही वाइड लेवल पर ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। इस सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं कि उस ओजोन होल की मिस्ट्री क्या है। ये डायग्राम में जो फोटो दिया गया है, नासा के द्वारा ये फोटो रिलीज किया गया है, जिसमें ओजोन होल का इतना बड़ा रूप देखने को मिल रहा है जो कि अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अंटार्कटिका में इतने बड़े ओजोन होल को बना रही है और वहीं दूसरी ओर आर्कटिक में ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। रिसेंटली अभी अंटार्कटिका में 2023 में ब्राजील के साइज से लगभग 3 गुना बड़ा हमें एक ओजोन होल देखने को मिला है। ये ओजोन होल यूरोपियन स्पेस एजेंसी कॉपरनिकस सेंटिनल 5P के सैटेलाइट के द्वारा डिटेक्ट की गई है। रिसेंट की फिनोमिना है और इस फिनोमिना के बाद में वर्ल्ड वाइड एक ह्यू एंड क्राई मच गया है। कहीं ना कहीं ये जो ओजोन होल है ये ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए काफ़ी डिजास्टर्स हो जाएगा। ओजोन कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है और ये अल्ट्रावायलेट रोज ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अल्ट्रावायलेट के कारण से हाई एनर्जी वेव्स पृथ्वी पर आने से रुकती हैं, जिसके कारण से ह्यूमन को कई तरीके की डिसीजेस और कई तरीके के इश्यूज होने से बचाती हैं। ओजोन लेयर के बारे में अगर देखें तो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रैटोस्फीयर में पाया जाता है। अर्थ पे कई सारी लेयर्स होती हैं जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और फिर ऊपर में एक्सोस्फीयर आ जाता है। स्ट्रैटोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है जहां पर ओजोन लेयर पाया जाता है वो लोअर पोर्शन में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि ये जो थिकनेस है वो लैटिट्यूड वाइज चेंज होती रहती है। 20 to 30 किलोमीटर के बीच में ये हमें इक्वेटर से पोल के बीच में डिफरेंट हाइट पर देखने को मिल जाता है। ओजोन लेयर ट्रॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और वहीं दूसरी ओर पोल्स पे काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसका बहुत ही बेसिक सा कारण है और ये कारण उसके केमिकल रिएक्शन में है। जहाँ पर ओजोन फॉर्मेशन होगा वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए बॉन्ड ब्रेकिंग करके फ्री रेडिकल बनाता है और इस फ्री रेडिकल के बाद ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे आ रही हैं तो फॉर्मेशन भी हमें ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे ही देखने को मिलता है और इसी वजह से ओजोन लेयर ट्रॉपिक्स पे हमें ज़्यादा थिक देखने को मिलती है और वहीं पोल्स पर रिलेटिवली थिनर होती हैं। ओजोन लेयर अर्थ के स्ट्रैटोस्फीयर पे जहाँ पर पाया जाता है हर जगह से वो सन के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनको रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस 3 तरीके के होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A, B और C, जिसमें से C सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स होता है और हमारी जो ये ओजोन लेयर है इसी अल्ट्रावायलेट C को ही रोकती है, B को पार्शली रोकती है और अल्ट्रावायलेट A को पास ऑन करने देती है। इसीलिए जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं और सूर्य के संपर्क में आते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बॉडी पे सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। ये सनस्क्रीन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B से बचाती है। हालांकि अगर हम लोग देखें तो ओजोन का हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कोई खास परसेंटेज है नहीं। स्ट्रैटोस्फीयर में जितनी परसेंटेज पाई जाती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन ओजोनों में देखने को मिलती है। जो पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो 0.3 पार्ट्स पर मिलियन हो गई। ओजोन लेयर 300 से 320 डॉप्सन यूनिट ऑफ ओजोन होती है। डॉप्सन यूनिट ओजोन को नापने का एक तरीका है जिसे डॉप्सन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। ये जो डॉप्सन इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लोग ओजोन को नापते हैं यही आगे काम में आने वाला है। हम लोग के डिस्कशन में डॉप्सन यूनिट काफ़ी काम में आएगी। डॉप्सन यूनिट के जरिए ही हम लोग आगे बात करेंगे कि अंटार्कटिका में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बेसिस पर हमें इतना बड़ा जायंट ओजोन होल देखने को मिला। ओजोन की जो लेयर होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, जिससे कि ह्यूमन में होने वाला जो स्किन कैंसर है, कैटरैक्ट है या फिर अदर तरीके के जो हेल्थ इश्यूज है उससे हमें बचाती है। साथ ही साथ में प्लांट और एनिमल को भी बचाती है। अब जरा कहानी हम लोग समझते हैं कि आखिर में अंटार्कटिका पर ऐसा हुआ क्या है और कैसे ये आर्कटिक से डिफरेंट है। क्यों हमें ओजोन होल की कंडीशन अंटार्कटिका पर देखने को मिल रही है पर आर्कटिक में ऐसा देखने को नहीं मिल रही है। कहानी को जरा समझते हैं।
अंटार्कटिका आप लोगों को पता है कि एक रिसर्च स्टेशन है, हालांकि ये कॉन्टिनेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी देश ने अपनी सॉवरेनिटी स्टैब्लिश नहीं की है और एक रिसर्च स्टेशन के बेसिस पर है। इंडिया में भी रिसर्च स्टेशन है। इंडिया के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। अब जरा अंटार्कटिका पे वापस चलते हैं। अंटार्कटिका में 1982 के दौरान में साइंटिस्ट जाते हैं और वहाँ पर डॉप्सन यूनिट लगा करके ओजोन देखते हैं और उनको बड़ा ही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलता है। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता चलता है कि जो ओजोन की लेयर है वो लगभग 40% से कम हो गई है। ये बहुत ही डाउटफुल था। लोगों को ये लगा, साइंटिस्ट को ये लगा कि शायद मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है और इस वजह से उन्होंने इस डेटा को छोड़ करके चले गए। 1983 में फिर से कैलकुलेशन की जाती है और फिर ये पता चलता है कि ओजोन की लेयर और ज़्यादा डिटोरेट हो गई है, और ज़्यादा खराब हो गई है। फिर से उन्हें विश्वास नहीं हुआ और फिर वो वापस से मशीन की गड़बड़ी कह करके वापस से चले गए। लेकिन 1984 में जब वापस से आते हैं और जब वो फिर से कैलकुलेशन करते हैं और इस समय ओजोन की डिटोरेशन 60% तक आ चुकी थी। इस बार एक कोइंसिडेंस नहीं था। इन्होंने फिर अल्टीमेटली उस डेटा को नासा को भेजा। नासा ने अपने सैटेलाइट्स के जरिए क्रॉस चेक किया और ये पता चला कि ओजोन की लेयर सच में खत्म होते आ रही थी, एक डिक्लाइनिंग पोजीशन में थी। और फिर अल्टीमेटली पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आया और अल्टीमेटली 1987 में एक प्रोटोकॉल जारी किया जाता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वर्ल्ड का या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा जाए पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो सारे कंट्रीज ने जिसको रेटिफाई किया, जिसको साइन किया। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ये हमें पता चलता है कि ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस कौन कौन सी हैं। दो तरीके की प्रोटोकॉल है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। एक वियना कन्वेंशन, वियना प्रोटोकॉल, जहां पर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया है कि ओजोन डिप्लीशन किन किन गैसेस के कारण होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह बताया गया है कि वो कौन कौन सी गैसेस हैं। इन गैसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडेंटिफाई किया गया है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिजल्ट क्या निकला? इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे सभी कंट्रीज ने इन ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस को, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट किया और उसके बाद से हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने में काफ़ी टाइम लगे। 2010 के दौरान में हमें ओजोन होल में एक जो होल हो गई थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला और अब वहाँ पर ओजोन जो है धीरे धीरे अपने कवर को कवर करते जा रही थी। आखिर में जो ओजोन लेयर है या जो ओजोन होल है वो क्यों खत्म होते जा रहा है? अंटार्कटिका में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण से यहाँ पर ओजोन होल इतना बड़ा क्रिएट हो रहा है और कैसे आर्कटिक से डिफरेंट है? हालांकि एक पॉइंट तो हमेशा आप ये बोल सकते हैं कि ये मैन मेड एक्टिविटी है जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस कारण से लगातार ओजोन डिप्लीशन हो रही है। लेकिन ये डिप्लीशन तो हर जगह पर होनी चाहिए। ये ट्रॉपिक्स में भी होनी चाहिए, आर्कटिक में भी होनी चाहिए और अंटार्कटिक में भी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि हमें ये कंडीशन केवल और केवल अंटार्कटिक में देखने को मिलती है? पहले जरा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ट्रॉपिक्स को आर्कटिक और अंटार्कटिक के साथ में। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन किया हुआ था कि जो ट्रॉपिक्स है यहाँ पर ओजोन की लेयर काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, और जो पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, वो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे होती है। तो ट्रॉपिक्स की तो कहानी ही खत्म हो जाती है। सारी कहानी अब आती है हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक पर। आर्कटिक और अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक पर ऐसा क्या खास बात है? अंटार्कटिक में एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और इस ठंड के कारण से यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिना होती है जिसे हम लोग पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्मेशन है ये स्ट्रॉन्ग एंटार्कटिक वॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के कारण से बनती है, जो कि एक तरीके का विंड सिस्टम है। आप ऐसे समझिए, जब ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इस तरीके का एक वॉर्टेक्स बन जाता है और उस कारण से पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड बन जाती हैं। ये पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जितने भी हैलोजेंस या कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ओजोन डिप्लीशन करते जाता है। ओजोन को हटा करके या अपना ClO2 यानी कि जो क्लोरीन के सब्सटेंसेस है उसको बनाते जाता है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ओजोन को डिप्लीट करते जाता है। यही वो खास बात है जिसके कारण से अंटार्कटिक में हमें ओजोन होल देखने को मिल रहा है, जबकि आर्कटिक में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आर्कटिक में कंडीशंस हैं लेकिन
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है जितना ज़्यादा डैमेज हमें अंटार्कटिक में देखने को मिलता है। एक तीसरी कंडीशन के बेसिस पर बोल सकते हैं नेचुरल फिनोमिना, जहां पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और सोलर वेरिएबिलिटी आ रही है। वोल्केनिक इरप्शन के जरिए सल्फर डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में जा रही है और ओजोन को वहां पर भी डिप्लीट किया जा रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि हमारा ओजोन होल डिप्लीट हो रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहला तो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, हमें इनको पूरी तरीके से फेज आउट करना है। हमें इनको पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है, क्योंकि इनकी जो एज होती है वो 150 साल तक होती है। 150 ईयर्स तक ये डैमेज करते रहेंगे, तो हमें इनको फेज आउट करना है। दूसरी चीज़, ग्रीन हाउस का जो गैस एमिशन है, इसे भी हमें रिड्यूस करना होगा। हमें यहाँ पर भी इस ग्रीन हाउस गैस के जरिए जो यहाँ पर ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो सकती है उससे भी हमें बचाना होगा। हमें अपने फॉरेस्ट को बचा के रखना होगा, जिससे कि कार्बन की ट्रैपिंग हो और फिर ग्रीन हाउस गैस का भी एमिशन कम होते जाए। हमें ओजोन डिप्लीशन पर अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमें इसे लेयर को किस तरीके से वापस से रिकवर कर सकते हैं, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे हम ओजोन को वापस से रीस्टैब्लिश कर सकें। तो इस सेशन में हम लोगों ने प्राइमरली ये जाना कि आखिर में ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रही है, अंटार्कटिक पे ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण से यहाँ पर हमें ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलती है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड फॉलो द सोशल मीडिया चैनल्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।